जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त कर लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाप्ति हुई उसकी वर्साई की संधि से, और वो एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी, किसी भी देश के लिए थी वो। और बलि का बकरा बनाया गया जर्मनी को। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बीच में एक घटना हो गई 1917 में, और वो हो गई रूस की क्रांति। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूस की क्रांति। सभी क्रांतियों की तरह यहाँ भी क्रांति के 3 चरण होंगे। सबसे पहले जब रिफ्ट स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद स्ट्रगल होगा, और तीसरा चरण में ब्लास्ट हो जाए। तो क्या कारण थे, हमें ये देखना है। और साथ में देखना है कि तात्कालिक कारण कौन था, मतलब किसने ब्लास्ट किया। फिर क्रांति कैसे आगे बढ़ी, किस स्टेप्स में क्रांति आगे बढ़ी। फिर तीसरी बात कि उसका प्रभाव क्या क्या रहा। प्रभाव, और इस प्रभाव के बाद विश्व परिदृश्य में क्या बदलाव आया। क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आया जिसने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। तो वो था यहाँ पर लेनिन। तो लास्ट में हमें पढ़ना है लेनिन। 2 स्टेप में पढ़ना है, एक स्टेप में ये सारा कुछ, और दूसरे स्टेप में लेनिन के बारे में, लेनिन और स्टालिन कैसे आगे बढ़ी। यहाँ पर 2 चीज लगाइएगा, 2 एरो। एक 1905 की क्रांति हुई थी और दूसरी 1917 में। 1917 में 2 क्रांति हुई थी, एक हुई थी फरवरी में और एक हुई थी अक्टूबर नवंबर में। ये जो अक्टूबर नवंबर वाली क्रांति है, इसी को रूस की क्रांति कहा जाता है। फुल फ्लेज में यही थी 1917 की अक्टूबर नवंबर वाली क्रांति। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कारण। कि रूस की क्रांति का कारण क्या था। जैसे बाकी क्रांतियों के कारण था, क्या था कि स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजतंत्र था। तो ये पहला कारण, स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्र। दैवीय सिद्धांत पर काम करता था ये, मतलब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए, राजा की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है, ठीक उसी सिद्धांत पर काम करता। जैसे फ्रांस की, अच्छा एक चीज और यहाँ पर लिख लीजिए, इनके जो राजा थे वो थे निकोलस सेकंड। वहां पर राजा को जार कहा जाता था, तो जार निकोलस सेकंड। इनकी जो रानी थी वो थी जरीना। ये जरीना वो वाली नहीं है जो मिर्जापुर में है सीरीज में। तो इनका बस नाम याद रखिएगा ताकि वहां पर आपको याद रहे मिर्जापुर की सीरीज से।
इनका क्या कॉन्सेप्ट था कि एक देश एक जार, मतलब एक राजा, और वो भी कैसा, स्वेच्छाचारी और निरंकुश। जिन शासकों या जिन व्यक्तियों के साथ ये शासन करता था वो वंशानुगत थे। वंशानुगत का मतलब ये है, उसका सबसे बड़ा दोष ये होता है कि जन्म से ही चीजें तय हो जाती हैं, और काफी चीजें आपके जन्म से ही डिसाइड हो जाएंगी। कि अगर आपका लड़का सेना में है, मतलब आप सेना में हैं, तो आपका लड़का भी सेना में होगा। उसके अंदर सैनिक वाली योग्यता है या नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो यहीं पर लिख लीजिएगा कि शासन वंशानुगत था, प्रशासनिक पद वंशानुगत तरीके से भरे जाते थे। ठीक। बात समझ में आ गई? तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये था, जैसे बाकी देशों में, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, इंग्लैंड की क्रांति हुई, तो यहाँ पर क्या था दूसरा कारण, कि जैसे बाकी समाज में विषमता थी, वैसे ही यहाँ पर भी है सामाजिक विषमता। समाज में दो वर्ग हैं, एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, हैव्स जिनको आप कहते हैं, और दूसरा विशेषाधिकार विहीन वर्ग। विशेषाधिकार विहीन वर्ग, सामान्य जन। स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास संपत्ति का अधिकार होगा, इनके पास शासन में भागीदारी का अधिकार होगा, इनके पास राजा के साथ बैठने का अधिकार होगा, राजा के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, लेकिन टैक्स का अधिकार नहीं होगा। संपत्ति इन्हीं के पास है, लेकिन टैक्स देने का इनका अधिकार। तो टैक्स कौन देगा? ये। और ये कौन है? किसान, मजदूर, श्रमिक और मध्य वर्ग। मध्य वर्ग बहुत ही स्वार्थी वर्ग होता है, ये हमेशा अगुवा की भूमिका निभाएगा। नेतृत्व तो हमेशा कौन करेगा? मध्य वर्ग। लेकिन ये जो रूस की क्रांति एक मायने में सभी क्रांतियों से अलग है कि यहाँ पर नेतृत्व मध्य वर्ग ने नहीं किया, यहाँ पर नेतृत्व किन्होंने किया? इन तीनों ने। यही कारण है कि इस क्रांति का जब हम स्वरूप पढ़ेंगे तो कभी ये नहीं कहेंगे कि इसका स्वरूप फ्रांस की क्रांति की तरह, अमेरिका की क्रांति की तरह मध्यवर्गीय था। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इसका स्वरूप कैसा था? मध्यवर्गीय नहीं था। ठीक। तो ये है सामाजिक विषमता। तीसरा कारण, किसानों की दशा। किसान, चौथा मजदूर या श्रमिक। इतनी खराब हालत थी इन लोगों की। खराब क्यों थी वो जान लीजिए। देखिए हुआ क्या कि बाकी जगह क्रांति हो रही इन्हीं के टाइम पर या इनसे पहले। 1900 सॉरी 1860 में अमेरिका का गृह युद्ध हो गया, 1776 में अमेरिका की क्रांति हो गई। ठीक 13 साल बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। इंग्लैंड की क्रांति 1600 में अपने आप घटित हो चुकी थी। अब यूरोप में ये लोग हैं, लेकिन इनका वहाँ की क्रांति से सीख नहीं ले रहे हैं। और इसी बीच में ये युद्ध, आपको याद है 1760 वाला युद्ध,
क्रीमिया युद्ध 1754 जो 6 साल तक चला था, और उसी के कीचड़ से, क्रीमिया के कीचड़ से ही क्या हो गया, इटली का जन्म हो गया, जर्मनी बन गया, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कर लिया। फिर उसके बाद जब जर्मनी ने दलाल की भूमिका निभाई तो रूस से क्रीमिया का क्षेत्र भी ले लिया गया, उसको ब्लैक सी के उधर ही रहने को कहा गया कि आप ब्लैक सी के पूर्व में ही रहिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को ये चीज आभास हो रहा था कि ये जो राजा है ये सही नहीं है, बाकी जगह से ये सीख ले ही नहीं रहा। इतने दाम बढ़ गए, दाम क्यों बढ़ गए, क्योंकि यही किसान सैनिक के रूप में सेवा दे रहे हैं, रूस के लिए लड़ रहे हैं बाकी जगह, और ये अय्यासी कर रहे हैं। तो जो संसाधन अर्थव्यवस्था में लगने थे, जो संसाधन औद्योगिक श्रमिकों की उन्नति के लिए लगने थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक क्रांति को सपोर्ट करने के लिए लगने थे, वो संसाधन कहाँ खर्च हो रहे हैं, युद्ध में। तो स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो जब बढ़ेगी तो इनकी दशा बहुत ही खराब है, और इस दशा का हवाला देते हुए जब स्वाभाविक सी बात है कि जब भौतिक परिस्थितियां एक ही हैं तो वैसे ही विचार भी बन जाते हैं। आप देखिए, इसी वजह से कहा जाता है मित्रता सेम लेवल पर होनी चाहिए। लेवल क्या होना चाहिए, सेम। एक अमीर एक गरीब का मित्र नहीं हो सकता, एक गरीब एक अमीर का मित्र नहीं हो सकता, या तो गरीब गरीब मित्र होंगे या अमीर अमीर मित्र होंगे। तो जब सभी की भौतिक परिस्थितियां सेम हैं तो उन्होंने एक संगठन बना लिया। उस संगठन का नाम क्या दिया, साम्यवादी क्रांतिकारी दल। और इन्होंने क्या बना लिया, साम्यवादी प्रजातांत्रिक दल। अब इन दलों का एक ही उद्देश्य रहेगा कि उस राजा को हटाइए। कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनेंगी, वो देख लेते हैं कौन सी परिस्थितियां बनी। तो ये तीसरे चौथे पॉइंट हो गए। पांचवा कारण क्या है, समाजवादी विचारधारा का प्रसार। इसमें दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हैं हीगल, हीगल हो गए, लुई ब्ला हो गए, और दूसरे हैं मार्क्स। ये कल्पनासीन चिंतन कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब एक हो जाएंगे, सारी बंधन टूट जाएंगे। कैसे तोड़ना है, क्या तोड़ना है, इनको कोई पता नहीं है, ना इन्होंने कोई तरीका बताया। और इन्होंने, ये पैदा हुए थे जर्मनी में, लेकिन वहां पर ये साम्यवादी क्रांति नहीं करा पाए, ये भाग आए रूस में। और रूस के लोगों ने इनके विचार को क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। इनका विचार क्या था कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के, और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये इनका नारा है। अब जब मजदूर एक होंगे, जब श्रमिक वर्ग एक होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उद्योगपतियों में हलचल मचेगी। तो वो क्या करेंगे, धर्म और जाति के नाम पर उनको अलग अलग तोड़ेंगे। तो धर्म के बेसिस पर विभाजन ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि धर्म एक अफीम की तरह है। तो मार्क्स धर्म को नकारते हैं, क्योंकि धर्म क्या है, लोगों को बांटने का, मजदूरों को, किसानों को बांटने का, श्रमिकों को बांटने का एक माध्यम है। और तो और ये क्या कर रहे हैं, हिंसा के माध्यम से सत्ता स्थानांतरण की बात कर रहे हैं।
हस्तांतरण की बात। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के, तो अपनी बेड़ियां तोड़ो और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। एक होकर के क्या करो? वही करो जो आप पश्चिम बंगाल की हाल देखिए, वहां पर क्या है। सबसे पहले मार्क्सिस्ट सरकार बनी थी केरल में, उसके बाद मार्क्स का गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल। आप तीनों मेट्रो देख लीजिए, बंगलौर की मेट्रो देख लीजिए, दिल्ली की मेट्रो देख लीजिए, मुंबई की देख लीजिए और कोलकाता की। आपको देखने से ही लग जाएगा कि कोलकाता मेट्रो सबसे गरीब हालत में है, क्योंकि वहां पर हर एक मजदूर यूनियन का नेता अपने को नेता समझ रहा है। आए दिन हड़ताल, तो कोई इंडस्ट्री वहां पर लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो हीगल ने क्या कहा था कि बात यही की थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि विचार भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। विचार जो है, मतलब भौतिक परिस्थितियां विचारों के लिए जिम्मेदार तो होती हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट रूप से ऐसा नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि विचार कीजिए और एक हो जाइए और सब कुछ तोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भौतिक परिस्थितियां समान होनी चाहिए उस विचार के लिए। एक मजदूर के बारे में मजदूर ही सोचेगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कभी भी श्रमिक के बारे में नहीं सोचेगा। और अगर वो श्रमिक के बारे में सोच रहा है तो वो गांधीवादी तरीका अपना रहा है, जिसको गांधी ने कहा था। आपने पता होगा कि गांधी ने सेकंड जो अपना टेस्ट मैच खेला था, वो कहाँ खेला था? अहमदाबाद, जो मिल स्ट्राइक हुई थी वहां पर। पहला तो खेला था चंपारण में, सेकंड कहाँ खेला था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। उसमें उन्होंने वही कहा था कि जो प्लेग के लिए बोनस है उसके देने के लिए मान जाओ। अब उनके सपोर्टर दोनों, जनता भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, अब वो किसके पक्ष में खड़े हों? तो पहले उन्होंने कहा कि आप आपस में सुलटा लीजिए मामला। नहीं हुआ तो मजदूरों के साथ क्या किए? हड़ताल में बैठ गए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट मान गए। तो गांधीवादी तरीका क्या है कि हम प्रतिरोध करेंगे एक सीमित समय के लिए। क्यों? क्योंकि मजदूर को अगर खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका परिवार भी है, तो कब तक हड़ताल करेगा? नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिन तक। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो हृदय परिवर्तन की बात कौन कर रहा है? ये हीगल वगैरह। मार्क्स क्या कर रहा है कि हृदय परिवर्तन से कुछ नहीं, सत्ता को क्या कर लीजिए, बंदूक की नोक से लीजिए, हिंसा करके लीजिए। मार्क्स क्या कह रहा है? मार्क्स ये कह रहा है कि शुरुआत में आदिम समाज था। आदिम समाज जब पशुचारण था, जंगलों में निवास कर रहे हैं, कोई विषमता नहीं है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद जब कृषि शुरू हुई तो राजा और प्रजा वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमेशा मार्क्स क्या कह रहा है कि आदिकाल से, आदिम समाज के बाद छोड़ करके जितने भी काल आए, उसमें क्या है, हमेशा सोसाइटी में दो वर्ग रहे हैं। एक हैव्स, एक हैव्स नॉट। मतलब एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था जिसके पास सारी सुविधा थी, और दूसरा विशेषाधिकार विहीन वर्ग था जिसके पास वो सुविधाएं नहीं थी। तीसरा, कृषि के बाद फिर सामंत व्यवस्था आ गई। यहाँ पर जमींदार और मजदूर। फिर कौन आ गया? औद्योगिक क्रांति आ गई, पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। यहाँ भी दो, एक पूंजीपति और फिर एक श्रमिक। ये लोग क्या कह रहे हैं? लुई ब्लाहीगल ये कह रहे हैं कि पूंजीपतियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने लाभ का अंश श्रमिक को दीजिए, ताकि अच्छा और संतुष्ट श्रमिक क्या करेगा? अच्छा श्रमिक बनेगा, वो आपके लिए और अच्छे से काम करेगा। और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल न्यूज में ही आ रहा है 3-4 साल से कि सूरत में एक डायमंड कंपनी है, वो कभी दिवाली में अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, कभी गिफ्ट सभी को घर गिफ्ट कर रही है, कभी कार दे रही है। तो उससे क्या है, उनमें उत्साह बढ़ रहा है श्रमिकों में, तो और अच्छे से काम करके सूरत में क्या कर रहे हैं, डायमंड के लिए जो है वो अच्छा व्यापार क्रिएट हो रहा। पूंजीवादी में भी यही है। उसके बाद क्या आ जाएगा? समाजवाद। समाजवाद में क्या कहा कि यहाँ पर स्टेट रहेगा,
राज्य रहेगा लेकिन बाकी विभाजन नहीं रहेगा। अब मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि राज्य भी शोषण का एक संवैधानिक रूप है, ये खुद शोषण करता है। और आज देख लीजिए ठेके पर व्यवस्था चल रही है, वो बर्बादी का क्या है, कारण है। और इस एक टाइम आएगा जब स्टेट भी नहीं रहेगा, तो ये एक आइडियल व्यवस्था है जिसको बोलते हैं साम्यवाद। इस तरीके से डेवलप होंगी ये चीजें। तो अभी पूंजीवाद, फिर समाजवाद, फिर साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? स्टेटलेस, मतलब यहाँ पर राज्य भी नहीं रहेगा, राज्य का महत्व भी स्वीकार नहीं है यहाँ। तो इस तरीके से इन्होंने कहा, दार्शनिक ऐसे हुए। और तो और यहाँ पर कुछ दार्शनिकों का नाम भी लिखिएगा। मार्क्स तो है ही है, मार्क्स का स्टेटमेंट भी याद रखिएगा दो, कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इन बेड़ियों के, तो बेड़ियों को तोड़ो और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, धर्म अफीम की तरह है। किसके लिए? लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। धर्म को ये नकारते हैं, ठीक, और हिंसा के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की बात कर रहा है। इसी में एक और विचारक हैं, टॉलस्टॉय। इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, वार एंड पीस। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। एक दूसरे हैं तुर्गेव, तुर्गकेव या तुर्गेव लिखते हैं, ये भी विचारक हैं। इनका सबका क्या है? इसको इसमें मत लिखिए, इसको हम लोग लिखेंगे दार्शनिकों की भूमिका में। 6 पॉइंट जो लिखेंगे, कारण का 6 पॉइंट क्या है? दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिक क्या कर रहे हैं? जनता को बता रहे हैं कि कैसे शोषण हो रहा है आपका, और आप इसके लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें दो हैं, एक तो है टॉलस्टॉय और एक तुर्गेव या तुर्गेव। इनकी एक पुस्तक है, वार एंड पीस, युद्ध और शांति, ठीक। ये क्या कह रहे हैं कि युद्ध भी शांति का एक विकल्प है, शांति स्थापित करने के लिए कभी कभार युद्ध करना पड़ेगा, जरूरी हो जाता है। और इन्हीं सब परिस्थितियों में एक घटना घट गई। 7वां पॉइंट क्या है? रूस जापान युद्ध। ये कब हुआ? 1905 में। किस लिए हुआ? चीन का एक मंचूरिया का प्रदेश है जो कि मिनरल्स में रिच है। ये उपनिवेश स्थापित करने के चक्कर में चीन के इस प्रदेश पर कब्जा किए थे, और ये भी इसी के लिए इंटरेस्टेड थे। तो इन दोनों में आपस में युद्ध हो गया इसको लेकर के। और मजे की बात यह है कि जापान ने रूस को हरा दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे युद्ध में श्रीलंका भारत को हरा दे। तो इनका गौरव आहत होगा या नहीं होगा? होगा। तो इनके पास तो निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा है, अय्यास, आलसी। तो ये क्या करेंगे? तो इनकी जनता क्या आएगी? सड़क पर उतरेगी। और जब जनता सड़क पर उतरेगी 1905 में, तो इन्होंने क्या किया? उस पर गोली चलवा दी। किस पर? जनता पर। और ये घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। तो खूनी रविवार की घटना क्या हुई थी 1905 में, और इसी को लेकर के हुई थी। यहां पर राजा ने क्या किया कि गोली चलवा दी, फिर भी लोग नहीं माने। तो लोगों ने क्या कहा
कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये निरंकुश राजा। तो सबसे पहले राजा को हटाओ, और राजा को हटा करके क्या किए, एक संस्था बना दिए जिसको बोलते हैं ड्यूमा। ड्यूमा क्या है, वहां की संसद। इसको, इस संस्था को बता दिया गया कि आप राजा को सलाह देंगे। तो इसमें कौन से लोग थे, वही जो लोग आंदोलन कर रहे थे। अब राजा क्या कर रहा है, पहली बात तो इसको मानना नहीं था, अगर आप इतने स्वेच्छाचारी निरंकुश हो, अपने इतने ताकतवर हो। दूसरी बात, पहले तो इन्होंने इसका अपोज किया, उसके बाद इसको मान्यता दे दी। जैसे ही मान्यता दी, इनकी राजनीतिक हार, वैचारिक हार अपने आप हो गई। अब 1905 में इनको मान्यता इन्होंने दी। 1905 से लेकर के 1917 तक इसको चलने ही नहीं दे रहे थे। कभी इसको भंग कर देते थे, कभी क्या कर देते थे कि इस पर ध्यान ही नहीं देते थे। ये कोई प्रस्ताव ला करके ला रहे हैं राजा के पास, उस पर ध्यान ही ना देना। तो 1917 तक आते आते चीजें इतनी ओवर हो गई, लिमिट से बाहर। और लिमिट से बाहर में ही आप पढ़िए तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा। यही किसान मजदूर सैनिक के रूप में क्या किए, सैनिक के रूप में सेवा दे रहे हैं। रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, युद्ध में। और तो और, आप युद्ध लड़ रहे हो तो कुछ पा जाओ उससे। पाए हैं नहीं, अपना भी क्षेत्र गंवा करके चले आ रहे हैं। 1905 में क्या हो गया, जापान से हार गए। उसके बाद क्या किए, रिसोर्सेज वहां जा रहे हैं, महंगाई इतनी चरम पर हो गई। परिवहन यातायात के साधन कहाँ यूज हो रहे हैं, युद्ध में, महंगा, सब कुछ हुआ जा रहा। और तो और, इसका असर ना पड़ता अगर आपके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई होती, आपने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया होता, क्योंकि आप बाकी यूरोप से क्या रहे, न्यूट्रल रहे। तो आपने ऐसी कोई इंडस्ट्री लगाई नहीं कि आप अपने मजदूरों को वहां पर भेज सको, लोगों को काम करने के लिए इंडस्ट्री में सपोर्ट कर सको। नहीं लगाई। जब लगाई नहीं तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग क्या आ गए, सड़क पर उतर गए। शुरुआत कहाँ से हुई, रोटी की मांग को लेकर के। पेट्रोग्राड एक जगह है, वहां पर सड़कों पर लोग उपस्थित हो गए। फिर तो उन्होंने क्या किया, जो धूम मचाया। राजा पर वो, राजा बाहर, और इसका नेतृत्व किसने किया, करेंसकी। करेंसकी का नेतृत्व। ये कौन सी घटना है, ये कब है, फरवरी 1917 में हो रही है। तात्कालिक कारण क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। सारे रिसोर्सेज वहां पर, महंगाई इतनी चरम पर कि जनता ने क्या कर दिया, रोटी के लिए हंगामा कर दिया। इन्होंने अपने सैनिक भेजे वही खूनी रविवार वाली घटना दोहराने के लिए, और सैनिक क्या थे, यही तो थे, वो इन्हीं से मिल गए, आंदोलनकारी लोगों से ही मिल गए। राजा छोड़ करके गद्दी बाहर भाग गया। और जब राजा गद्दी छोड़कर भाग गया तो करेंसकी के नेतृत्व में क्या बनी, एक गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी। अब इन्होंने वही काम किए जो बाकी देश के क्रांतिकारियों ने क्रांति में विजय प्राप्त करने के बाद किए। क्या क्या किए, संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा। संपत्ति के अधिकार को क्या किया, मान्यता रखी। ठीक।
संपत्ति के अधिकार को मान्यता दे दी। दूसरी बात क्या की, संवैधानिक तरीकों से सुधार की बात की। कहा कि धीरे धीरे सुधार करेंगे व्यवस्था में, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में ही होता है धीरे धीरे, कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं चेंज हो जाती। बातचीत, डिस्कशन, सुधार, बातचीत, डिस्कशन, सुधार, ऐसे स्टेप वाइज। और तीसरा, निजी अधिकार को मान्यता, वही संपत्ति का अधिकार जो था। अब क्रांति प्रेरित किससे थी? मार्क्स के दर्शन से। मार्क्स कहाँ बैठे हैं? जर्मनी में। जर्मनी से भगा दिए गए तो रूस के लोग उनको पढ़ करके क्रांति कर रहे हैं। अब क्या हुआ? मार्क्स ने क्या कहा था कि किसका शासन हो? संपत्ति के अधिकार को मान्यता दे रहे थे, क्योंकि जहां भी संपत्ति रहेगी वहां पर दो वर्ग रहेंगे, जिसके पास संपत्ति है वो और जिसके पास संपत्ति नहीं है वो। तो जब भी शोषण और शोषित दो वर्ग रहेंगे, शोषक और शोषित, तो मार्क्स वाला दर्शन मतलब समाजवाद का दर्शन आएगा? नहीं आएगा। हमेशा जो है दो वर्ग अगर रहेंगे तो विषमता वो व्याप्त रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो जब ये सारी चीजें लोगों ने देखा, कहा कि हम जिसके लिए क्रांति किए थे वो तो ये चीज है नहीं, और जब नहीं है तो यहीं पर जन्म होता है किसका? लेनिन का। अब लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग क्रांति करता है, और यही क्रांति अक्टूबर नवंबर की 1917 की रूसी क्रांति होती है। इस क्रांति में क्या हुआ? इस क्रांति में क्या हुआ? सर्वहारा वर्ग को अधिकार दिए गए। तो ये कौन कौन से अधिकार दिए गए? लेनिन के नेतृत्व में पहला, कृषकों को भूमि दी गई, भूमि का वितरण किया गया कृषकों के मध्य जो किसान थे। सेकंड, जो श्रमिक थे उनको कार्य करने में अधिकार दिया गया। जब श्रमिक ही कारखाने चलाएंगे तो पूंजीपति क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सैनिकों को शांति, ये कहां से आई? ये आई यहां से कि लेनिन ने जर्मनी से व्लादिवोस्टक की संधि की। और इस संधि के तहत रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग कर लिया। जब अलग कर लिया तो शांति ही होगी। तो बंटवारे में जब जर्मनी पर वर्साई की संधि लागू की जा रही थी तो ये नहीं थे वहां पर। ये मित्र देशों के विजयी साम्राज्य वाले गुट में शामिल तो थे, लेकिन ये वहां पर नहीं थे, क्योंकि ये अपने घर में ही इनके ये सब कहानी चल रही थी। ठीक। और चौथी बात, कि सारी शक्ति किसानों
मजदूरों या एक शब्द में कहें सर्वहारा को देना, सर्वहारा के हाथ में। अब ये बताइए, श्रमिक और मजदूर का काम क्या है? काम करना। अगर वो डिसीजन लेने लग जाएंगे तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर इन्वेस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। और ये इसी बात में सबसे अनोखी क्रांति थी कि यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा ही नहीं गया। यहाँ पर क्या हो गया कि सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सर्वहारा वर्ग के हाथ में, मजदूरों का शासन। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी क्रांति ऐसी नहीं हुई थी कि जहां पर मजदूरों ने हंगामा करके सत्ता अपने हाथ में ले ली हो। सैनिकों की हुई थी, पूंजीपतियों की हुई थी, लेकिन कभी भी किसानों और मजदूरों की क्रांति नहीं हुई थी। तो ये पूरे विश्व में अनोखी क्रांति थी ये। और जब ये क्रांति हो गई तो ध्यान रखिएगा कि इसके प्रभाव कई स्तर पर पड़ेंगे पूरे विश्व में, चाहे वो उपनिवेश में पड़े, चाहे वो मातृ देश में पड़े, या बाकी अन्य किसी देशों में। तो ये था क्या? अच्छा, एक चीज और यहीं पर ये क्या कर लीजिए, ये जो अक्टूबर नवंबर की क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, यहाँ पर क्या हुआ? एक कैमिसार, ये वर्ड लिखिएगा, कैमिसार का मतलब जन मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसमें क्या हुआ कि लेनिन ने सत्ता अपने हाथ में रखी। ये जो कैमिसार का गठन हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लेनिन। और जो मंत्री थे वो कौन थे? ट्राटस्की। तो अक्टूबर नवंबर की क्रांति और कुछ नहीं थी, करेंसकी के हाथ से सत्ता कहां पर आ गई? लेनिन के हाथ में, या मजदूरों ये सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में आ गई। पहले कौन था? करेंसकी। करेंसकी किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था मध्य वर्ग का। ठीक है। तो ये कहानी क्या हुई 1917 में, अक्टूबर नवंबर। इसके बाद लेनिन ने एक स्टेटमेंट दिया। वो क्या था स्टेटमेंट? उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर नवंबर की 1917 की क्रांति होने के लिए 1905 का सवेरा पूर्व क्रांति होनी जरूरी थी। इसका क्या मतलब है कि इस क्रांति में जो भी हुआ उसका एक रिहर्सल 1905 में हो गया था, और 1905 के रिहर्सल से इन्होंने सीख ली। जो वहां पर गोली चलवाए थे, खूनी रविवार की घटना हुई, वही यहाँ पर दोहराने की कोशिश तो हुई, लेकिन इनकी संख्या इतनी थी। और वो कोशिश करने वाले कौन थे? वो जो सैनिक थे वो क्या थे? उनकी समस्या भी वही थी जो इन वर्गों की थी। तो वो इन पर गोली न चला करके क्या कर गए? इनके साथ शामिल हो। और आज भी देखिए, जब भी निम्न तबका इकट्ठा होगा, हमेशा सरकारें, पूंजीपति वर्ग वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो। कभी भी एक नहीं होना, धर्म जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाते रहे, क्योंकि इससे डर सभी को लग रहा। और आज देखिए रूस की हालत। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, तो वहीं वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। अब इसके प्रभाव, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक। राजनीतिक क्या हुआ? एक चीज और, ये वर्ड जरा एक बार वो जो है चेंज कर लीजिएगा। व्लादिवोस्टक नहीं है, ये है वेस्ट लिटोवस्क। वेस्ट लिटोवस्क।
ठीक, उसकी संधि। तो राजनीतिक क्या हुआ कि वेस्ट लिटोवस्क संधि के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग, अब अपने लोगों पर ही ध्यान देंगे, संसाधनों का युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा क्या हुआ कि वो जो सामाजिक विषमता वाली चीजें थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। तो सामाजिक में आ जाएगा, राजनीतिक में ही ठीक है। आर्थिक में देखिए, आर्थिक में यहाँ पर सबसे अच्छा जो हुआ वो ये हुआ कि जब सारा कुछ मजदूरों सर्वहारा वर्ग के उसमें आ गया और सत्ता जो है उनके हाथ में आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, नियोजन व्यवस्था, प्लानिंग, नियोजन अर्थव्यवस्था की शुरुआत। तो प्लान्ड इकोनॉमी जितनी भी होंगी, क्यों, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज किसके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, राज्य के द्वारा। तो नियोजन अर्थव्यवस्था की शुरुआत यहां से हुई। ये विश्व को रूस की क्रांति की देन थी। ठीक। सामाजिक में क्या है, निःशुल्क शिक्षा, और रोजगार अनिवार्य, अनिवार्य रोजगार भी और निःशुल्क शिक्षा भी। मतलब राज्य सबको काम देगा और उसी हिसाब से सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार क्या मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। सारा कुछ किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य की। लेकिन राज्य को वो जिम्मेदारी फुलफिल करने के लिए राज्य के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, एक दिन बिखर जाएगी। और यही हुआ। यूएसएसआर जो संयुक्त सोवियत संघ रूस था, वो क्या हुआ, 1990 में आकर के विघटित हो गया। क्यों, क्योंकि इतने संसाधन थे ही नहीं कि वो सभी की इच्छाएं पूरी कर सके। ठीक। आर्थिक में एक चीज और लिख दीजिएगा कि कारखानों की शुरुआत, उद्योगों की शुरुआत यहाँ पर हुई। और आज भी जो उनका रसिया का सैन्य सेक्टर है, मिलिट्री सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, वो क्या है, बहुत ही मजबूत है। उनकी इकोनॉमी का 50% आय कहाँ से आती है, डिफेंस सेक्टर से ही आती है। ठीक। वैश्विक, वैश्विक में और क्या लिखेंगे, एक तो साम्यवादी विचारधारा का उदय। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये विचारधारा पूंजीपति विचारधारा की जस्ट अपोजिट है, पूंजीवादी विचारधारा की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जस्ट अपोजिट है। वहां पर क्या कर रहे हैं, दो वर्ग होंगे, एक पूंजीपति है और एक श्रमिक। यहाँ पर क्या है, कोई वर्ग नहीं होगा, एक राज्य होगा, बाकी सब वही है। जो भी उद्योग धंधे लगाएंगे वो कौन लगाएगा, राज्य। ठीक। दूसरी बात, वैश्विक में इसका लंबा प्रभाव क्या पड़ा कि शीत युद्ध का उदय। शीत युद्ध क्या था, डायरेक्ट युद्ध नहीं था, वैचारिक युद्ध था कि कौन किस विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है। तो इसने वर्ल्ड को क्या दिया, शीत युद्ध। और इसके बाद आप देखेंगे कि वैश्विक उसमें जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे वो सब इससे डर गए, और सबका पर्पज क्या था कि रूस तक ही इस सर्वहारा क्रांति को, समाजवाद को, साम्यवाद को रोका जाए। लेकिन रूस तक ही सीमित नहीं था, कुछ यूरोप जो है वो दो भागों में बढ़ गया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न कंट्रीज सारी क्या थी, यही साम्यवादी रूस के साथ थी। ये जो आप देख रहे हैं, स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, और ये हंगरी, और यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब क्या थी, यही रूसी विचारधारा को ही वो करने वाली थी, मानने वाली। फिर इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया, उसके बाद किसका साम्यवादी विचारधारा को एक रीजन तक सीमित करना है, तो फिर क्या करेंगे,
नाटो का गठन होगा 1949 में, कि जो भी साम्यवादी देश हैं उनको साम्यवाद के प्रसार को बस वहीं तक सीमित रखना। ठीक। और इसका क्या वैश्विक देन और क्या थी कि जब एक जगह देखा गया, क्या देखा गया कि मजदूरों के हाथ में सत्ता आ रही है, तो क्या होगा कि बाकी देशों में, बाकी उपनिवेश में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या हो गया, बढ़त मिली, उसको एक ऑक्सीजन मिल गया कि अच्छा वहां पर सब लोग एक करके उखाड़ फेंके शासन को, इसका मतलब कि यहाँ भी हो सकता है। तो वैश्विक देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा मिला। संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा। ठीक। प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत हो ही गई। वैश्विक में एक चीज और हो गया, जब श्रमिक ने आंदोलन किया मजदूरों के साथ मिल करके, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाकी जो पूंजीपति देश थे उन्होंने क्या सोचा कि अब श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कोई संस्था बननी चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे ही क्रांति करते रहेंगे। तो यहीं पर स्थापना हुई 1919 में, इसकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ILO की स्थापना। ठीक। सामाजिक में एक चीज और लिख लीजिएगा, विषमता तो समाप्त हो ही गई थी, विषमता समाप्त, वर्ग भेद समाप्त, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल रहा, महिलाओं को भी अधिकार मिले, वो भी रोजगार पर अपना GDP में अपना योगदान कर रही हैं, अर्थव्यवस्था में। ठीक है। राजनीतिक में एक चीज और लिख लीजिएगा, साम्यवादी विचारधारा का उदय। अब इसका राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ा? राजनीतिक इफेक्ट ये पड़ा कि विश्व दो विचारधाराओं में बट गया, दो गुटों में विभाजित, पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक। बात समझ में आ गई? इसको रूस की बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। जो रूस की क्रांति अक्टूबर और नवंबर 1917 में हुई, इसको रूस की बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, बोल्शेविक। ये ठीक है। और क्या इसका प्रभाव हो सकता है? जब दो विचारधाराओं में बट गया तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आज भी यही दो विचारधाराएं आपस में पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनने के लिए, एक का अगुवा कौन है, कौन जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, USA और पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी देश, और पूर्वी देश जो रूस और चीन है, वो किसका सपोर्ट कर रहा है, किसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, साम्यवाद। आज तक इसी की लड़ाई चल, इन्हीं दोनों का कब्जा सिल्क रूट पर रखने के लिए, सिल्क रूट पर कब्जा रखने के लिए बात होगी, तो इजराइल वाला इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आज तक इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आज तक चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसकी बात करेंगे? लेनिन की बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।